मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बेखबरी में किसी ने अकब से मेरे सर पर लठ से मारा हो। मैं कई मिनट तक गुफ्तगू का सिलसिला कार जोड़ने के काबिल न रह सका और वो सर झुकाए सिसकती रही। शायद इलियास भी इस राज से वाकिफ न था। आखिरकार मैंने ताईद तलब लहजे में उसके भाई का जिक्र छेड़ दिया। इस बार उसके चौंकने की बारी थी। उसने अपनी नमनाक और वर्म आलूद निगाहें मेरे चेहरे पर लगा दी। तुम उसे क्या जानो? उससे दुख था कि कासिम तुम्हें मुसलसल फरेब दे रहा है, मगर उसे तो मैंने बताया हुआ था कि मैं कासिम से शादी कर चुकी हूँ। उसने मेरी बात काट कर तहय्युर लहजे में कहा, सुन लेना और बात है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ सका था। वो बज़ाहिर कासिम के साथ था, लेकिन मुझसे मिल गया था। जिस रात कासिम मारा गया उसी रात इलियास ने मुझसे रुजू किया था। उसे बताया कि वो रात बहुत अहम है। जीवा हाउस में कोई अहम हस्ती मुकीम है। वो अंदर घुसकर सब कुछ तहबाला कर देगा। ओह मेरे खुदा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बेख्तियार चीख पड़ी। तो क्या जीवा हाउस के फाटक पर किसी गुमनाम कातिल की गोली का निशाना बनने वाला वही था? मैंने सर को असबाक में जुम्बिश थी। गुमनाम कातिल नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई पर गोली चलाने वाला A2 का कोई खास आदमी था, जो जीवा हाउस से दूर रहकर उस इमारत की निगरानी कर रहा था। और निगरानी का जवाब भी सामने आ गया। मुझे अपने जराये से मालूम हुआ है कि उस वक्त A2 बजाते खुद जीवा हाउस में मुकीम था। तुम्हारी इत्तला दुरुस्त थी। वो थके हुए लहजे में बोली, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। इलियास के खून की जिम्मेदार मैं हूँ। शायद उसे भनक मिल गई थी कि मैं कासिम के इमा पर A2 से मिलने उस रात जीवा हाउस गई। वो सारी रात मैंने वहीं बसर की थी। फिर मुंह अंधेरे किसी अजनबी के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश और उसके पुरस्कार कत्ल का हंगामा खड़ा होते ही उसने मुझे एक चोर रास्ते से बाहर निकाल दिया था। मैं सोच भी न सकती थी कि मरने वाला इलियास रहा होगा। मेरी हर ज़रब कहानी साबित हो रही थी। वो तेजी के साथ बिखरती जा रही थी। मेरे दपे तुले झूठ तेजी के साथ उसकी खुद एतमादी को निकलते जा रहे थे। मैंने हैरत जाहिर करते हुए सवाल कर डाला, तुम A2 से मिलने कैसे गई थी? अभी तो तुमने खुद को तंजीम से बाहर का फर्द कहा था और मेरी दानिश में तुम मातूपी थी। तुम्हारे रुपोश होते ही सब कुछ साफ हो गया था। A2 ने कासिम को पैगाम दिया था कि मेरी तरफ से गलतफहमियां रफा कर दे। मुझे माफ कर दिया गया है और वो बराह रास्त मुझसे मिलना चाहता है। मैं राजा सिकंदर के जमाने में उससे मिलती रही थी। लिहाजा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जीवा हाउस पहुंच गई। वहां A2 ने बताया कि मेरी तरफ से सारी गलतफहमियां तुम्हारी पैदा करदा थी। साजिश तुम खुद कर रहे थे, लेकिन शुबहात का रुख मेरी और कासिम की तरफ कर दिया था। फिर तो तुम A2 को हजारों की भीड़ में भी पहचान लोगी। मैंने पुरुमेद लहजे में कहा। उसके होठों पर तलख मुस्कुराहट बिखर गई। वो नकाब पहने बगैर कभी मेरे सामने नहीं आया। हमेशा ही मज़क्का खेज नजर आता है और शायद तुम्हें इल्म न हो कि वो बला का मैं नोश है, मगर हर वक्त औसान में रहता है। उसका मतलब है कि तुम तंजीम में वापस लौट चुकी हो। मैंने ताईद तलब लहजे में सवाल किया। वापस से नहीं लौटी, बल्कि A2 के वादे के मुताबिक मनसबदार भी हो गई हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा और तनफ्फुर सिमटाया। शायद उसकी जुबान ही काली है, मैं समझ नहीं सका। यहाँ से उठो। वो मेरी बात काट कर उकताए हुए लहजे में बोली। मेरे असाब बिखर कर रह गए। शायद ये मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन है। मुझे बड़ा कलक हो रहा है कि इलियास जैसा दर्दमंद भाई मार डाला गया और मुझे खबर तक न मिल सकी। तुमसे वो खबर दानिस्ता छुपाई गई होगी। मैंने उसके साथ चलते हुए शोशा छोड़ा, लेकिन वो खामोश ही रही। राहदारी में आकर वो नकासी के बजाय अंदर जाने वाले रास्ते पर मुड़ी तो मैं चौंक पड़ा। इधर कहाँ जा रही हो? फिर कहाँ जाऊं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मेरा मतलब है कि ये तो शायद वीरान इमारत है। मैंने सिरपटा कर कहा, अस्टोन हाउस कासिम की मलकियत है। मुझे अस्पताल से निकाल कर वो यही लाया था। तो मिलाने वाला उसे वीरान ही समझ सकता है, क्योंकि सामने के रुख से ये वीरान ही नजर आती है। सिर्फ अकबी 2 कमरे मेरे इस्तेमाल में है और मैं आमदोरफ्त के लिए उसी तरफ खुलने वाला रास्ता इस्तेमाल करती हूँ। उस तरफ पहुंचकर मेरी आंखें खुल गई। उनमें एक कमरा निशिस्तगाह के तर्ज पर शाहाना अंदाज में आरास्ता था और दूसरा ख्वाबगाह पर मुश्तमिल था। वहां भी तईश के सारे लवाजमात जमा थे, लेकिन जा बजा बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई अशिया से अंदाजा होता था कि रक्षी उन दिनों वाकई परागंदा खातिर थी। ख्वाबगाह में दीवार गिर कैबिनेट बार का दरवाजा खोलकर उसने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा तो उसका हाथ काले कुत्ते की गर्दन पर था। मैं इस बात में सर हिला कर रह गया और वो वसी ख्वाबगाह के एक गोशे में पड़े हुए नर्म सोफे पर जा बैठी। भरा हुआ खुदकार पिस्तौल उसने सेफ्टी केच चढ़ाकर बेपरवाही से मसहरी पर डाल दिया था। मैं उसे हमदर्दी का तासुर देने की नीयत से भारी कदमों से चलता हुआ वहीं जा बैठा। उसने इब्तिदा कासिम की याद से की और मैंने अपने जुमला गुनाहों के बावजूद सोचा कि मरने वाला किस कदर बदनसीब था कि उसकी महबूब तरीन हस्ती उसका नाम लाल परी में घुल रही थी। मनसबदारी की बात रह गई थी। दूसरी दौर की इब्तिदा में मैंने उसे याद दिला। हीरोइन की सुदागरी बिल लाशों की सुदागरी होकर रह गई है और बुरा सा मुंह बनाकर बोली। उसकी आवाज में सरूर के हलकोरे फौरन ही नबूदार हो चलते। A2 ने कहा था कि अगर किसी मरहले पर कासिम मारा गया तो मैं उसकी जानशीन मुकर्रर कर दी जाऊंगी। शायद वो कबूलियत की कोई साहत थी, क्योंकि कासिम उसी रात बल्कि शायद उसी घड़ी मार डाला गया था।
समझो तो अब मुझे बिफोर हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस दौरान में A2 से राब्ता कायम नहीं हुआ तुम्हारा। चाहे तुम पहले शनासा मिले हो तो दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ है, वरना मुझ पर तो बस खून और जुनून सवार था। न जाने क्या बात थी कि तुम्हें देखती गोली न चलाई, वरना मैं तो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही थी। मुझे मारकर तुम्हें ज्यादा दुख होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारे मुकद्दर में यही लिख दिया गया है कि लड़ते भिड़ते जिंदा रहे। पता नहीं इस बार की मसाहलियत कितने दिन चलती है। फिर तुम रिवाल्वर बदस्त सर पर सवार नजर आओगी। मैं बहुत दुखी हूँ डैनी। वो खाली गिलास तपाई पर लुढ़काकर सोफे की पुश से टिक गई। कासम मेरी जिंदगी का निचोड़ था। उसके बाद मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हूँ। वो अक्सर बड़े अच्छे शेर सुनाता था। कातिल और मंशियात परोश होने के बावजूद उसे हर अच्छा शेर याद था। कुछ कुछ मुझे भी याद रह गए हैं। कहता था, जिंदगी तेरे तसव्वुर में फना हो जाएगी तो मेरा शौक़ इबादत देखती रह जाएगी। और देख लो कि जो कहता था उसने वही कर दिखाया। खेल ही खेल में अपनी जान पर खेल गया। अब कहाँ जाऊं, कहाँ तलाश करूं उसे। उसने तीसरा दौर शुरू कर दिया। रफ्तार की तेजी अपना रंग दिखाने लगी थी, मगर मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। उससे पहले भी एक बार उसके साथ उस तजुर्बे से मैं गुजर चुका था। होश और मदहोशी के दौरान उस पर वो वक्त जरूर आता था जब वो सच उगलने की मशीन बनकर रह जाती थी, और मैं पूरी तवज्जो के साथ उस मरहले का मुंतजिर था। घर होता तो घर ही चली गई होती। वो लुकनत ज़दा और उदास लहजे में कह रही थी, अब तो न बाबुल की चौकट रही, न चाहने वाले का साया। लगता है कि रास्ते का एक पत्थर बनकर रह गई हूँ, जिसका जब और जिधर दिल चाहे ठोकर मार कर लुढ़का दे। फिर गुनगुनाने लगी, चाम होने को है किधर चाहे, अपना घर हो तो अपने घर चाहे। क्यों मुझे भी उदास कर रही हो? ये घर तो है तुम्हारा। जिंदगी से समझौता कर लोगी तो इस संगीन दीवारों में तन्हाई का एहसास भी जाता रहेगा। कासम चला गया मगर A2 जिंदा है और तुम पर मेहरबान भी। फिर तुम्हें किस बात का गम है? मैंने चाबक दस्ती के साथ मौजू को अपनी मर्जी के रुख पर लाते हुए कहा, इसे लिख लो कि वो मेरे हाथों मारा जाएगा। वो तरंग में बोली। मैदे में उतरी हुई मैं तर चढ़ कर बोलने लगी थी, और दिल के नेहा खानों में छुपी हुई नफरत अल्फाज के काले में ढलने लगी थी। तुम्हारा कासिम से समझौता हो चुका था। उसी ने दोबारा कासिम को तुम्हारे खिलाफ उकसाया, और फिर बाद में ना वो मुझे जीवा हाउस तलब करता, ना लियास मेरी तलाश में वहां घुसते हुए मारा जाता। वो साजिशी है, खूनी है। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया, लेकिन उसे हरगिज मुआफ नहीं करूंगी। और कामरान, मैंने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। ओह, उसके खिलाफ में अपना हाथ लहराया। वो पागल बच्चा, उसे मुझे कोई पुरखाश नहीं। उसे तो मैंने चारा बनाना चाहा था। हाय वो बेचारा, उससे भला मुझे क्या लेना है? फिर उसके हाथ कांपने लगे। उसके हरकत और सकनात से बिदाई का इबहाम भी वाज़ेह होने लगा, लेकिन वो लड़खड़ाए हुए लहजे में मुसलसल बोले जा रही थी। फिर अचानक वो शिकस्ता टुकड़ों में बोली, साकी तेरे करम पर बड़ा नाज था मुझे, नाकाम जा रहा हूँ मुकद्दर की बात है। दूसरे मिसरे की इब्तिदा करते ही उसकी हिचकियां बंद की, और फिर उसने जहर गुदाज अंदाज में बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। वो बहरा रूह और जराइम पेशा थी, लेकिन उसके वाजी से पूरी तरह वाकफियत रखने के बावजूद उसे यूं फूट फूट कर रोते देखकर मैं भी दिल गिरफ्तार हो गया। उसे तसल्ली देना बेसुध था, लिहाजा मैं वहीं बैठा उसके बेसुध होने का मुंतजिर रहा, और थोड़ी देर तक रोते रोते वो वहीं सोफे पर बेहोश हो गई। काले कुत्ते का मैदा खाली हो चुका था और रक्षी का मैदा हल्क तक भरा हुआ था। मैंने ख्वाबगाह के दरवाजे में लगे हुए अज़्म कुफल का अंदरूनी बटन दबाया और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दरवाजा अंदर ही से खोला जा सकता था, बाहर से खोलने के लिए चाबी जरूरी थी। दरवाजा बंद करके मैं पलटा तो सुल्तान शाह को ड्राइंग रूम में एक सोफे पर विराजमान देखकर हैरान रह गया। आओ आओ, मुझे देखते ही वो खुश दिली के साथ चहका। मैंने की होल से जो कुछ देखा उसकी बुनियाद पर सोच रहा था कि मेरी तो चौकीदारी करते ही रात काली होगी। वक्फा हुआ है या रवानगी की इजाजत ले आए हो? गधे हो तुम, मैंने खुश्क लहजा में कहा। अब सीधे बाहर निकल चलो, यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है। बाहर निकलते ही पहले प्याज खरीदना पड़ेगी। वो मेरी सांसों के मुंह पर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, किसी संतरी से मुलाकात होगी तो शामत ही आ जाएगी। इस वक्त तुम पर 3 कानून लागू होते हैं। की हुल से झांकते झांकते कानून दान भी हो गया क्या? पहला असूल यही है कि जो काम करो उसकी ऊंच नीच देख लो। जिस दिन हीरोइन बेचने का इरादा किया था उसी दिन पता चला लिया था कि नशेबाज पर शहरी कानून के साथ मार्शल लॉ एक्ट के तहत भी जुर्म आयद हो सकता है। ये शौक है तो प्याज भी जेब में लेकर घूमा करो। मेरे गाँव में तो ये एक बुनियादी असूल है। वो जलाने वाले का क्या हुआ? मैंने उसकी रहनुमाई में बाहर निकलते हुए सवाल किया। वापसी में अकेला था, लिहाजा मैंने निकल जाने दिया। चाहता तो बेखबरी में उसे छाप सकता था। तुम तक पहुंचने से पहले मैंने इमारत का भरपूर जायजा लिया तो पता चला कि पिछले कमरे में वो रहती है, लिहाजा तुम्हें भूल कर उसी की निगरानी शुरू कर दी। आखिर हुआ क्या? पिस्तौल से शुरू होने वाली गुफ्तगू दावत पर खत्म हुई। ये सब मुकद्दर की बात है, मैंने हंसते हुए कहा। सामना होने से पहले वो मेरे खून की प्यासी हो रही थी, मगर बातों के उलझावे में रफ्ता रफ्ता सारी दुश्मनी भूल बैठी। मुझे बड़ा तरस आ रहा था बेचारी पर। आखिर में तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे बाहर से मार खाकर आने वाला कोई बच्चा अपने बुजुर्ग के सामने जाते ही बिखर कर रह जाता है। ये मशीनी दौर है सुल्तान शाह, मैंने हमारे से बाहर निकलते हुए कहा। दूर से हर एक बहुत खुशहाल, मुतमिन और अपनी जात में मगन नजर आता है।
लेकिन जैसे जरा करीब से देखो या कुरेदो वही दुखी नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे इस अहद का हर इंसान अंदर ही अंदर मशीनी दौर का अजाब झेल रहा है। और ये कर्ब ज़ात जब हद से बढ़ने लगता है तो लोग अपने माहौल से फरार की कोशिश करने लगते हैं, मगर पेट का तोज़क बड़ा ही नापकार है। 2 वक्त की रोटी का हसूल इस कदर मुश्किल और पेचीदा होकर रह गया है कि माहौल से जिस्मानी फरार नामुमकिन होकर रह गया है। लिहाजा औसत और कम आमदनी वाले तबके ज़हनी फरार पर ही गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं, और ज़हनी फरार के लिए नशा सबसे ज़रूरी है। कोई वीडियो का नशा कर रहा है, कोई हर वक्त मुहज़्ज़ब इखलाक लिटरेचर का, कोई सनसनीखेज कहानियों में डूबा हुआ है। और जिनके लिए ये नशे नाकाफी है या बेअसर होने लगते हैं, वो तेज नशों की तरफ राग़िब होने लगते हैं। यही वजह है कि इंसानों की हर मंडी में हीरोइन की ज़बरदस्त मांग है। जो दाम चाहो मिल जाते, जितनी चाहो मिलावट कर लो, कोई आंखें निकाल कर शिकायत नहीं करता। हीरोइन की तिजारत तमाम तर मुखालफतों के बावजूद फरोग पजीर है, क्योंकि तासीर में सबसे आगे है। कर्नल जवार जैदी की कार के करीब पहुंचकर मुझे खामोश होना पड़ा। सुल्तान शाह मेरे लिए दरवाजा खोलने के बाद घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। बात खत्म होगी तुम्हारी। कार में बैठने के बाद उसने इंजन स्टार्ट करते हुए मुझसे सवाल किया, ये सब भाभी को सुनाया करो। मशीनी दौर, कर्ब, ज़हनी फरार, ये सब मुझसे हजम नहीं होता। दिमाग की चोली हिला दी तुमने जरा सी देर में, और मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बेख्तियार हंस पड़ा। और कुछ हुआ या नहीं हुआ, मेरा फलसफा उसे वाकई हजम नहीं हो सका था। गरीबन यही था कि उसने उसके इजहार के लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। आपका तो प्रोग्राम भी पल पल में बदलता है। गजाला ने मेरा नया फैसला सुनकर कहा, मैं डैडी से भी कह चुकी हूँ कि आपने आज रात रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया है। मुझे सिर्फ कामरान की फिक्र थी। मैंने तुम्हें बिला कमुकास्त हर बात से आगाह कर दिया है। अगर आज रक्शी से मेरा टकराव ना होता तो तुलू होने वाली सुबह कामरान के लिए खुशगवार ना होती। वो उसे मरवाने का फैसला कर चुकी थी। खुदा करे को अपने वादे पर कायम रहे, उसने दुआया अंदाज में कहा। मैं उसे खासा समझने लगा हूँ। मेरा ख्याल है कि अब वो कामरान को भूल जाएगी। इस तरह से बेफिक्र होने के बाद ही मैंने लाहौर रवाना होने का फैसला किया है। तुम उसे समझने लगे हो और वो तुम्हें ढील देती है। ये जरा गौर करने की बात है। सुल्तान शाह ने मानी के लहजे में दखल अंदाजी की। हैरत है कि तुम भी मजाक कर लेते हो, मैंने कुछ दिली के साथ कहा। मेरा तो ख्याल था कि मजाक की हिस्स से तुम्हें दूर से भी छू करना गुजरी होगी। पेट भरे की बातें हैं जी साहब, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। रोजी की फिक्र इंसान की हर सलाहियत को खून की तरह चाट जाती है। वैसे इस वक्त मैं मजाक नहीं कर रहा। भाभी को गौर करना चाहिए कि वो तुम्हें छूट क्यों देती है, जबकि वो A2 से मिली हुई है और अच्छी तरह जानती है कि वो हर कीमत पर तुम्हारी गिरफ्तारी का ख्वाहा है। शायद उस वक्त तुम ऊँग रहे थे जब मैंने A2 के खिलाफ उसकी गहरी नफरत का जिक्र किया था। वो दरअसल मुझे कोई रायत नहीं दे रही थी, बल्कि A2 की हुक्म अदूली करके अपनी अदा को तस्कीन पहुंचा रही थी। आप सफाई पेश न करें, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, गजाला ने मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में कहा। और मैंने उन दोनों की इताहत के सामने हथियार डालते हुए खामोश रहने में ही आप ये समझी। हम दोनों को लाहौर जाने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। बस होटल पहुंचकर मुख्तसर सा सामान लेना था और तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन अव्वल तो कर्नल की कार घर पर छोड़ना थी, दो गजाला को समझाना था कि रक्षी की तरफ से लाहक खदशात रफा हो चुके थे। लेकिन फिर भी बेहतर यही था कि उन लोगों में से कोई कामरान का रुख न करे, वरना इम्कान था कि वो लोग भी किसी की निगाहों में आ जाते और उससे मेरे ताल्लुक का राज फाश हो जाता, जिसके तमाम तर बुरे असरात गजाला पर असरअंदाज हो सकते थे। हम रवानगी के लिए तैयार थे कि अचानक ही कर्नल कहीं से उधर आ निकला। भाई क्या हो रहा है यहाँ? उसने आते ही बुलंद आवाज में कहा। बस लाहौर रवानगी का इरादा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हई? उसकी तहय्युर अमेज निगाहें गजाला के चेहरे पर जा रुकी। तुमने तो? जी, मैंने उसकी बात काट कर जल्दी से कहा। इसने ठीक ही कहा था, हमने अब प्रोग्राम बदल दिया है। अजीब बात है, उषा ने उश्काकर बोला। किसी वक्त तो तुम बहुत ही ज्यादा पुरस्कार नजर आने लगते हो। लाहौर जाना है, नहीं जाना, और अब फिर जरूर जाना है। फिर वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हो गया। जरा तुम इधर तो आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे दूसरे कमरे की तरफ हो लिया। सच से बताओ कि लाहौर जाने का क्या चक्कर है? दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने सुरगुशाना लहजे में सवाल किया। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्या कोई मार धाड़ का मामला है? अरे नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। मंशियात फरोशों की तंजीम का सरबराह बुखलाकर शहर छोड़ भागा है और उसने लाहौर का रुख किया है। अगर उसका खोज मिल गया तो पुलिस को उसके पीछे लगाकर लौटाऊंगा। ओह, वो तुम्हारे साथ जा रहा है? कर्नल के मुस्तस्फिराना लहजे में हसद की बू नुमाया थी। उसने सुल्तान शाह का नाम लेना भी गवारा नहीं किया था। पहले आपको ले जाने का इरादा था, लेकिन खासे गौर के बाद उसे तर्क कर देना पड़ा। मैंने उसका दिल रखने के लिए संजीदगी से कहा, चलो मैं तो अब भी तैयार हूँ। कर्नल का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं खुलकर काम न कर सकूंगा, मैंने बेबसी के साथ कहा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, ये लिहाज हर वक्त सर पर सवार रहेगा। इससे तो मैं हर काम लेता हूँ। वो आका से अदना खिदमतकार तक बनाया जा सकता है। हाँ, ये मुश्किल तो रहेगी। वो मुरबियाना अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। मुझे कोई एतराज न होगा, बात बस तुम्हारी सोच की है। नाइट कोच की रवानगी में खासा वक्त था, लिहाजा मैंने कर्नल से जान छुड़ा कर दोबारा अंदर का रुख किया और सुल्तान शाह के साथ खाना खाने के बाद हम वहां से टैक्सी में रवाना हो गए। कर्नल ने बहुत जिद की कि वो हमें अपनी कार में एयरपोर्ट छोड़ने आएगा, लेकिन मैंने सख्ती के साथ उस पेशकश को रद्द कर दिया।
टैक्सी को इंतजार करने की हिदायत करके मैंने होटल का हिसाब बेबाक किया और हल्का फुल्का सूटकेस लेकर उसी में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैंने तो खैर जरूरत के तहत नाइट कोच पर नशिस्तें मखसूस करवानी थी, लिहाजा कौमी एयरलाइन की उस अजीम उल-जुस्सा जहाज की तमाम नशिस्तों को भरा देखकर मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि मुल्क में हर तरफ फजूल खर्ची के अमूमी रुझान के बावजूद इनफरादी सतह पर बथेरे लोग कवायद शायरी की तरफ माइल थे। अब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो उस शहर खूबा की फिजा पर रात के गहरे सन्नाटे की हुक्मरानी थी। वसी और इस जगमगाते हुए रनवे पर खड़े जहाजों के इंजनों के शोर पर भी तकान के गलबे का एहसास हो रहा था। शायद सुल्तान शाह को लाहौर की मिट्टी से मेरे वालियाना लगाव का सही अंदाजा नहीं था। वो अपने ख्यालात की रूह में डूबा हुआ था और मैं अपने आबाई मस्कन के खाक के एक एक जर्रे से अपनी रूह की गहराइयों में लताफते समोता एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गया। एक उम्दा होटल में रहायशगाह का बंदोबस्त करने के बाद हम कमरे में पहुंचे तो सुल्तान शाह सीधा बिस्तर पर पहुंच गया। चंद सालियों बाद उसे एहसास हुआ कि मैं आराम करने की बजाय कहीं जाने की तैयारी कर रहा हूं, तो बुखला कर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? तुम थक गए हो तो आराम करो, मैं उजाला फैलने से कबल जरूरी काम निपटाने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ, अकेले पड़ा पड़ा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहूंगा। जब जागना ही ठहरा तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही चलूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने नरमी से कहा। मैं रमजान चाचा की तरफ जा रहा हूँ, इस मुहिम में वो सबसे अहम शख्स है। इतनी रात गए वहां मैदान साफ होगा, किसी को कानों कान भी खबर ना हो सकेगी। दिन के उजालों में मुहल्लों की कोई बात दूसरों से नहीं छुपी रहती। लोग रमजान चाचा से कुरीद कुरीद कर बहुत कुछ मालूम कर लेंगे। तो क्या तुकीर ने ये इम्कान फरामोश कर दिया होगा कि तुम एक बार फिर रमजान के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हो? ये कराची नहीं लाहौर है, मैंने उसे याद दिलाया। चाहे तुकीर सोच भी न सकेगा कि मैं उसका पीछा करता हुआ इतनी जल्दी लाहौर पहुंच जाऊंगा। यूं वो नाचार होटल में रुकने पर मजबूर हो गया और मैं वहां से निकला। उस वक्त रात अपने आखिरी सांसों पर थी। सड़कें ताहद नजर वीरान पड़ी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर ने खिलाफ तवक्को मुझे बहुत जल्दी मतलूबा इलाके में पहुंचा दिया और वह टैक्सी मोहल्ले से दूर छोड़कर पैदल ही तंगोतारीख गलियों में दाखिल हो गया। तीसरी दस्तक के जवाब में अंदर से किसी की नींद में डूबी हुई बेजार सी आवाज सुनाई थी। फिर कई सानियों के इंतजार के बाद दरवाजा खोल दिया गया। मुसीदा पर्दे के पीछे से रमजान चाचा नींद के खुमार में धुत आंखें मलते हुए नमूदार हुए तो उनके बदन में सिर्फ बुनियाद और तहबंद मौजूद था। मैंने उन्हें सलाम किया तो गली में दूर इस्तादा खंबे से आने वाली स्ट्रीट लैंप की यरकान सदा मध्यम रोशनी में आंखें फाड़ कर मुझे देखा और पहचान कर हैरान रह गए। अरे तनवीर बेटा, तुम इतनी रात गए कैसे आना हुआ? माफ करना चाचा जी, आपको नींद से उठा दिया, मैंने मुआज़िज़ खाना लहजे में कहा। बात कुछ टेढ़ी ही थी इस वक्त जो परेशान करना पड़ा। जरा तुम्हारा थोड़ा सा वक्त खराब करूंगा। आओ आओ अंदर आ जाओ। उन्होंने मेरे लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, मैं तो खुद दुआएं मांग रहा था कि कहीं तुमसे मुलाकात हो जाए। पिछली बार न तुमने अपना कराची का पता दिया, ना मुझे पूछने का ख्याल आया। दोबारा वापस आए हो या उस वक्त से यहाँ ठहरी हुई हो? मुझे पहचानते ही उन पर छाया हुआ नींद का खुमार गायब हो गया था और वो जो चाल नजर आने लगे थे। दोबारा आया हो, मैंने पर्दा हटाकर अंदर सहन में दाखिल होते हुए कहा और फिर वही ठिठक गया। सहन में तारों भरे आसमान के नीचे बराबर बराबर चारपाइयां बिछी हुई थी जिन पर रमजान चाचा का पूरा घराना सोया हुआ था। उनमें औरतें और लड़कियां भी थी। रमजान चाचा के दोबारा टोके बगैर आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। आ जाओ आ जाओ, रमजान चाचा ने कुंडी लगाकर रहनुमाई का फर्ज संभालते हुए कहा। सब गहरी नींद सोए हुए, इनके सरों पर नौबत भी बजाओगे तो फजर की अजान से पहले नहीं उठेंगे।